बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली का फैसला कर लिया है। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अहम इजलास के बाद सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने ऐलान किया कि पार्टी चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाकर अपनी हुकूमत बनाने जा रही है। चौधरी यासीन का कहना था कि हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स पूरे हैं और नए कायदे ऐवान का ऐलान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून से राब्ता भी किया जाएगा ताकि वो नए कायदे ऐवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दे। इससे कबल बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में एक अहम इजलास हुआ जिसमें आज़ाद कश्मीर की क़यादत ने रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास के बाद कमर ज़मान कायरा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हतमी फैसला सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी करेंगे। इस वक्त आज़ाद कश्मीर में इत्तेहादी हुकूमत कायम है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का ताल्लुक PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक से है, जबकि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू और कश्मीर पीपल्स पार्टीज हुकूमत के इत्तेहादी हैं। कुछ रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादिर ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था, ताहम उनके वुज़रा ने ताहाल इस्तीफे जमा नहीं कराए। याद रहे कि 2021 के इंतखाबात के बाद अब तक आज़ाद कश्मीर में 3 वुज़रा आज़म बदल चुके हैं। सरदार कयूम नियाज़ी को उनकी अपनी जमात ने वज़ारत उज़्मा से हटाया, सरदार तनवीर इलियास को अदालत ने नाअहल करार दिया और अब चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। अब इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में अब अपनी हुकूमत लेकर आएगी। ये नंबर्स पूरे हैं और किस तरह इनको पूरा किया गया, क्या आदादोशुमार अब तक आपके सामने है? ये नंबर की गेम होती है ना, ये तो आखिरी वक्त तक जब तक वोट नहीं होते उस वक्त तक क्लियर नहीं होती। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर होती है, जब कोई जमात कहती है कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं तो उसने अपने नंबर का इंतजाम किया होता है तो आगे बढ़ती है। अब उन नंबरों की तादाद क्या है, किस तरह कंपोजिशन क्या है, ये तो इस वक्त मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा और आपको मुझसे पूछना भी नहीं चाहिए। कायरा साहब, PMLN के अरकान असम्बली छोड़ गए थे, उसके बगैर तो नंबर पूरे होते हुए बज़ाहिर ऑन पेपर नजर नहीं आ रहे, तो क्या उनसे भी राब्ता किया गया या किया जाएगा ताकि वो भी इसमें आपका साथ दें? मैंने यही कहा ना कि ये सवाल अभी आप मुझसे पूछना भी नहीं चाहिए, मैं जवाब भी नहीं दूंगा। अच्छा, लेकिन एक बात कि हमारे पास नंबर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना। तो कायरा साहब, ज़रूरत क्यों महसूस हुई हुकूमत बदलने की? जो हालिया एहतजाज था वो ज़रूरत समझी गई क्योंकि 7-8 माह का वक्त रह गया है वहां पर हुकूमत का? मौजूदा हुकूमत की अपनी जो गवर्नेंस है उसी की वजह से वहां पे एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हुई जिसमें कई उनके साथी वज़रान ने इस्तीफे दे दिए। हुकूमत का चलना जो है वो नामुमकिन हो गया। तब उसके अलावा क्या चाह रहा है आपके पास सियासी जमात के तौर पे? मुस्लिम लीग उनको छोड़ गई, मुस्लिम लीग फैसला करके अनाउंस कर दिया कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, तो उसके बाद क्या किया जा सकता है? आप नहीं समझते 2021 में मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पर मिला तो ये वहां पे अवाम के साथ नाइंसाफी है, जिन्होंने जिसको मैंडेट दिया वो वहां पर हुकूमत नहीं कर पा? ये आप समझिए, मैं तो जो समझता हूँ वो कर रहा हूँ। कायरा साहब, ये बताइएगा इस तमाम तो सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान पंजाब में इख्तलाफात चल रहे हैं, तो क्या ये उसको कंपनसेट तो नहीं किया जा रहा? वहाँ मुनासिब सवाल करने की जरूरत है। वहाँ पे एक अपनी सूरत हाल है जिसका कोई ताल्लुक पंजाब के साथ नहीं है और वो सूरत हाल काफी अर्से से डेवलप हो रही है। तो ये इस सवाल का जो तर्ज है वो मुनासिब नहीं है। आप इसको एक सेपरेटली देखने की जरूरत है। पंजाब में हमारे साथ अगर कोई सूरत हाल है तो वो और है। कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है, आपका क्या ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत के दौर में जो बातें हुई, जो सूरत हाल डेवलप हुई है और उसके बाद अब उनके वज़रान ने जो इस्तीफे दिए हैं, क्या ये अमल अब जारी रहना चाहिए? और हुकूमत मुस्लिम लीग की जो फेडरल गवर्नमेंट है, उनकी जमात इस वक्त हुकूमत का साथ छोड़ चुकी है, तो क्या हमें वहां पे स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए? आप इसको समझते हैं कि ये कोई कंपनसेशन है तो आपका हक है, आप सोचिए। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा अब तक 3 वज़ीर आज़म वहाँ पर बदले जा चुके हैं, ये चौथा वज़ीर आज़म होगा। अब ये जो सब कुछ हुआ, हमने देखा हालिया दिनों में आप वहाँ पर मौजूद रहे PMLN के साथ, आपका एक बड़ा किरदार रहा। जिस किस्म के एहतजाज वहाँ पर हो रहे थे उनको रोकना और फिर एक ऐसी चीज़ पर आना, टेबल टॉक पर आना जिससे वहाँ पर मामला सेटल डाउन हो गए। तो क्या ये 8-9 महीनों के अंदर वो जो तमाम नकाद डिसाइड हुए थे उस पर अमल दरामद होने जा रहा है? अब
अमल दरामद शुरू है। वो हमने वादा किया था, वो गवर्नमेंट है या नहीं है उसका ताल्लुक उससे नहीं है। वो एक प्रॉमिस है जो हमारी जमातों ने भी और हुकूमत वक्त ने भी किया हुआ है। वहाँ पे कश्मीर की गवर्नमेंट के भी वादे हैं और फेडरल गवर्नमेंट के भी वादे हैं, तो उस पर अमल होना है। वो कश्मीर के लोगों से वादा हुआ है, वो उस पर अमल दरामद जरूर होगा। अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो भी होगा, यकीनन होगा। और आप क्या समझते हैं कि मेजर तब्दीलियां क्या आएंगी वहां पर, जो गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर नहीं हो सका वो 9 माह के अंदर, 8 माह के अंदर आपकी जमात वहां पर लेकर आएगी जब हुकूमत बनाएगी? तो ये तो जब गवर्नमेंट बनेगी फिर आपको अपनी प्रायोरिटीज अनाउंस करेंगे हम। कुछ सोचा तो होगा ना कि इन बुनियादों पर कर रहे हैं, तो ये कुछ 9 महीने में अचीव करके देंगे ताकि अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की वहां पर बन सके उस बुनियाद पर? मेरा ख्याल है थोड़ा सा वक्त ठहर जाइए, फिर आप सवाल कीजिए। अब जब आप थोड़े से उतावले हो रहे हैं, जल्द सवाल कर रहे हैं, इसके लिए तो पहले हुकूमत पड़ जाए ना। वो पंजाबी में कहते हैं कि पिंड पे आ नहीं तो चक्का पहले जरा गाँव तो पड़ जाने से, बुनियाद पढ़ लेने से, फिर उसके ऊपर आपसे साथ शेयर करेंगे क्या है। अच्छा, ये कायरा साहब आखिर में जानना चाहूंगा, एक चीज आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा। कमरज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी राय के हवाले से आगाह कर रहे थे। अनाउंस तो कर दिया पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन हतमी तौर पर वज़ीर आज़म का नाम क्या होगा ये भी अनाउंस करना है। 3 से 4 नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जैसे कायरा साहब कह रहे हैं कि जल्दबाजी में हम लग रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी खुद जो है वो जल्दबाजी के अंदर लग रही है। जिस तरह वहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है और जो तमाम मामलात वहाँ पर हो रहे हैं, पंजाब के अंदर दोनों जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ रवैया रखती हैं, वफाक के अंदर मुख्तलिफ रखती हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि जो वफाक में रवैया है वही रवैया जो है हमें शायद कश्मीर के अंदर नजर आएगा। क्योंकि नंबर गेम वो अगर आपके सामने रख दें तो पीएमएलएन के 8 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 13 मेंबर्स हैं, पीटीआई के 6 हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक के जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था उसके 20 मेंबर्स हैं, और इसी तरह दीगर जमातों के 1-1 मेंबर्स हैं। अब आज़ाद कश्मीर की सियासत में महलाती साजिशों की रिवायत ये कोई नई नहीं है, ये पुरानी है। हर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की जयमगोइयाँ हमेशा जारी रहती हैं। ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल है और हुकूमत बनाने के लिए 27 अरकान की हिमायत जरूरी है। इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास 17 अरकान हैं, जबकि बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप के 6 अरकान भी उनकी हिमायत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के तकरीबन 7 अरकान से भी ताउन की उम्मीद जाहिर की जा रही है, और ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल है और डेवलपमेंट है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि उसके पास नंबर्स पूरे हैं, लेकिन ऑन पेपर जो आदाद-ओ-शुमार हमने आप तक अभी सामने रखे उसमें एक गैप नजर आ रहा है। और अगर पीपल्स पार्टी ने जहां पर यह अनाउंस किया कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर असेंबली मुस्ताफी नहीं होते तो अदम एतमाद की तहरीक उन लेकर आएंगे। जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर वो 53 मेंबर्स का है, और अगर अदम एतमाद की तहरीक लानी है तो फिर 27 वोटों की जरूरत होगी, और तकरीबन 15 वोट पीपल्स पार्टी के पास हैं। बाकी वो कैसे इकट्ठे करेंगे ये जैसे कायरा साहब कह रहे हैं आने वाले दिनों में पता लगेगा, और हुकूमत बनाने के लिए भी 27 ही वोट चाहिए होंगे। ये कैसे गैदर किए जाएंगे ये भी पीर से वाज़ेह होना शुरू होगा, जैसे कायरा साहब ने अभी गुफ्तगू करते हुए फरमाया। अभी अगर हम एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें क्या ब्रेक थ्रू हुआ है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अफगानिस्तान से पाकिस्तान दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोकी जाएगी, मॉनिटरिंग का एक बाकायदा तरीकाकार बनाया जाएगा, इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन किया जाएगा। इन नकात पर दोनों मुल्कों में बातचीत का एक और दौर तुर्किया के शहर इस्तांबुल में हुआ। ज़राए के मुताबिक इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुज़ाकरात मज़ीद 2 दिन जारी रहेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का 7 रुकनी वफ़द सीनियर अस्करी, इंटेलिजेंस और वजारत खारजा के हुक्काम पर मुश्तमिल है, जबकि अफगानिस्तान का 7 रुकनी वफ़द नायब वज़ीर दाखिला की क़यादत में मुज़ाकरात में शरीक हुआ। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में ऐसा मैकेनिज्म या तरीकाकार बनाने की भी बात की गई है जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से मॉनिटरिंग शामिल है। पाक अफगान सरहदी अमूर ज़ेर बहस आए, इंसदादी दहशतगर्दी के लिए ताउन का मुस्तकिल तरीकाकार तय करने पर भी बात की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर अफगानिस्तान के साथ मामलात तय न हुए तो फिर जंग ही होगी। इससे कबल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने सरहद पर 1 हफ्ते तक जारी झड़पों के बाद कतर में मुज़ाकरात किए थे और फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया था। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया था कि वह अफगानिस्तान से कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन अफगानिस्तान कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान, फितनतुल हिंदुस्तान और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। पाकिस्तान की शिकायत है कि कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आकर हमले करती है और इसे अफगान तालिबान की हिमायत मिलती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा था, जब से अफगानिस्तान में तालिबान इक़्तिदार में आए, हुकूमत ने पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने की कोशिशें की। वज़ीर खारजा ने काबुल के 4 दौरे किए, वज़ीर दिफा और ISI के 2 दौरे हुए, नुमाइंदा ख़ुसूसी और सेक्रेटरी ने काबुल के 5-5 दौरे किए। मुशीर बराए कौमी सलामती 1 मरतबा काबुल गए, मुश्तरका
राब्ता कमेटी के 8 इजलास हुए, 225 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हुई, 836 एहतजाजी मुरासले भेजे गए, 13 डिमाश किए गए। ख्वाजा आसिफ के बयान के मुताबिक 2021 से अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10,347 वाकयात हुए, 3,844 पाकिस्तानी शहीद हुए। वज़ीर दिफा ने कहा था 5 साल में हमारी कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं आया। दहशतगर्दी की ये जंग भारत, अफगानिस्तान और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है। काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कल तक ये काबुल के हुक्मरान हमारी पनाह में थे, हमारी जमीन पर छुपते फिरते थे। अब तुर्किया में हुए मुज़ाकरात में भी पाकिस्तान का यही मुतालिबा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की दरअंदाजी रोकी जाए। कतर के बाद इस्तांबुल के अंदर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके बारे से बताया जा रहा है कि 2 दिन तक जारी रहेंगे, उसमें कुछ इब्तदाई ज़राए के मुताबिक तफसीलात सामने आई हैं। उसमें से एक तो पाकिस्तान ने तमाम तर शवाहिद जो पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान पे हमलों के हवाले से हैं वो भी पेश कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने और अफगान तालिबान का जंगबंदी बरकरार रखने पर भी इत्तफाक हुआ है, जबकि पाकिस्तान का दहशतगर्दी के तमाम ठिकाने खत्म करने का मुतालिबा भी सामने आया है। जबकि पाकिस्तान का इंसदाद दहशतगर्दी के मुस्तकिल तरीकाकार से मुतल्लिक तहरीरी मुआहदे पर जोर भी पाकिस्तान की जानिब से दिया गया है। जबकि ज़राए ने यह भी बताया है कि अफगान तालिबान सरहदी गुजरगाहें खोलने पर जोर देते रहे। तालिबान का मुहाजिरीन की वापसी रोकने का एक मुतालबा भी सामने आया, जबकि पाकिस्तान ने दोनों उमूर पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। तुर्की और कतर मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए कोशा हैं। ये तमाम तर तफसीलात ताज़ा तरीन जो अब तक ज़राए के मुताबिक सामने आई हैं। इसी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और उनके साथ साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा जो है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, ये फरमाइएगा, एक तो ये ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ गई, दूसरा पहले मुज़ाकरात जो है वो हमने देखा कि कतर में हुए, अब तुर्किया में हो रहे हैं। तो इन दोनों मुज़ाकरात के अंदर 1 पॉइंट जो एजेंडा पाकिस्तान लेकर चल रहा है उसमें किस हद तक कामयाबी हो गई है, और आपको क्या लगता है कि क्या ये मुज़ाकरात जो है इस पे अफगानिस्तान जो पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा है मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करने के लिए रजामंद हो जाएगा, और ये फिर दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए एक नई तारीख लिखी जाएगी जिस पर बेहतरीन ताल्लुकात चलेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, जो दोहा में जो बातचीत हुई थी वो बेसिकली ब्रॉडर लाइंस पे बातचीत हुई है। तो अब जो तुर्किया में जो बात हो रही है वो खत-ओ-फाल की बात होती है, मैकेनिज्म की बात हो रही है, एक फ्रेमवर्क बनाने की बात हो रही है, और ग्राउंड पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस पर बातचीत हो रही है। क्या अभी देखे ना कि सिंस रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉल इज इन द अफगान तालिबान रेजीम्स कोर्ट, उन्होंने डिसीजन लेना है। और अब देखें, इश्यू इंटरनेशनलाइज हो चुका है और पूरा दुनिया को कंसर्न है। अफगानिस्तान हैज बिकम द एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म। थ्रेट पाकिस्तान के लिए, इंटायर वर्ल्ड के लिए इतने एजेंसीज जो टेरर ग्रुप्स वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब उसमें डिटेल मैकेनिज्म है, और जिस तरह हमारे मोफा के लोग भी गए हुए हैं, उनके जो नायब वजीर है होम इंटीरियर मिनिस्ट्री के, वो उसको कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में थ्रेट बेयरिंग और डिटेल्स में जाएंगे और उसमें चीजें उन्होंने डिस्कस करेंगे। स्पेशली देखें, हमारा एक ही कंसर्न है, दैट इज द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। सो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए पाकिस्तान ऑलरेडी डेटा और इंफॉर्मेशन एविडेंस भी दे चुका है। तो अभी मेरे ख्याल में उस पर डिटेल कंप्रहेंसिव इस पर बातचीत हो रही है, और मेरे ख्याल में इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि दोहा की बातचीत में भी हमने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि पाकिस्तान जो है, अगर कोई अटैक अफगानिस्तान से ओरिजिनेट करता है तो हम उसका जवाब देंगे। और इसीलिए आपने देखा 17 अक्टूबर को जब वो हमला हुआ और नॉर्थ वजीरिस्तान में खुदकश हमला हुआ, कुछ खवातीन और बच्चे वहां पे शहीद हुए, तो उसके जवाब में हमने फोर्स पे अटैक्स किए थे, जबकि सीज फायर हो चुका था। सो न्यू नॉर्मल हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकरात के कुछ पॉइंट्स आपने ब्रिगेडियर साहब बताए हैं, इसमें एक मुतालबा क्या पाकिस्तान की तरफ से ये भी हो सकता है कि टीटीपी को डिसमेंटल किया जाए, उनके रहनुमाओं को गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई की जाए, और आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी ओवरसी का भी मुतालबा पाकिस्तान की जानिब से रखा गया? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि ये जो तुर्किया है, कतर है, बेसिकली ये गारंटर के तौर पे आ रहे हैं, और दे आर गोइंग टू मॉनिटर, जो एक्चुअल जो बातचीत से अंदाजा हो रहा है कि दे आर गोइंग टू मॉनिटर कि अफगानिस्तान के अंदर होगा क्या जब चीजें कंक्लूड होती हैं। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। और इसके बाद भी आप देखें कि सऊदीज भी हैं जो बाहर बैठे हैं, उनका भी इसमें यकीनन इंटरेस्ट होगा, वो भी अपना इन्फ्लुएंस इसमें इन्फ्लुएंस डालेंगे ताकि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो, स्पेशली हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर्स पे है।
तो मेरा ख्याल में अभी इसमें एक तो हैंडिंग ओवर वाली बात है, इसमें ये भी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हमने जब जो भी बात करनी विद एविडेंस से बात करनी है, और हम ये डिमांड ये भी होगी, क्रैकडाउन की बात होगी, रीलोकेशन की भी बातचीत आपको याद है पास में भी हुई है कि इनको जी। रीलोकेट करेंगे, हम वेस्ट पीछे लेके जाएंगे। सो वो भी पॉसिबिलिटी, अगर वो रीलोकेट करते हैं क्या गारंटी है कि वो हमले नहीं करेंगे। फिर एक और फैक्टर भी है, अफगान नेशनल देखें कि बहुत अभी इस साल कोई 200 के करीब अफगान नेशनल मारे गए जो इख्तिलाफ वारिस के साथ है। सुसाइडल जितने थे वो अफगान नेशनल्स थे। सो वो भी एक बड़ा सीरियस ठीक कंसर्न है, है कि यानी ये सारे अफगान कंसर्न्स जो हैं, नेशनल ये एक मौका ऐसा है जिसमें पाकिस्तान रख रहा है। मैं डॉक्टर मारिया साहब की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है कि अब तक हमने क्या अचीव किया है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है कि मुज़ाकरात से मामलात हल नहीं होते तो अफगानिस्तान के साथ हमारी खुली जंग है, तो आपको लगता है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें मामलात जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे? और अगर नहीं होते, खुदा न खास्ता, तो फिर एक ये हम एक लॉन्ग वॉर की तरफ जाएंगे, जिस तरह हमने पिछले दिनों देखा जो 10 दिन की क्रॉस बॉर्डर सूरत हाल रही? देखिए, ये एक बड़ी बाजे पाकिस्तान की हिकमत अमली की अक्कासी कर रहे हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो मुज़ाकरात की बुनियाद है वो एक ही है। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान जो है दहशतगर्दी से बाज आए। अफगानिस्तान उन तमाम दहशतगर्द ग्रोह को जो पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त मुतहरक है उनको रोके। और तीसरी बात यह है कि हम अफगानिस्तान के पास किसी सूरत, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, अबूरी हुकूमत है, उससे किसी सूरत जो है ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं है। अगर उनका ख्याल ये है कि वो पाकिस्तान को मरूब कर सकेंगे और ये कहेंगे कि अगर पाकिस्तान ने जो है उनकी बातों के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया या उनकी उस जगह पे नहीं पहुंचे या वो दहशतगर्दी से बाज नहीं आए, तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी लेके आएंगे, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से एक ही मौक़िफ़ है, वो यही कि हम दहशतगर्दी का जवाब जो है हर सतह के ऊपर देंगे। दूसरी बात यह कि सबसे अहम बात यह है कि कतर और इस्तांबुल दोनों जो हैं एक तरह से सियासी जो आप कह सकते हैं उसके ताने बाने, जो उसकी कनेक्शंस हैं, वो तालिबान अबूरी हुकूमत के लिए एक तरह से एक बहुत बड़ा जो है एक कनेक्शन था अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, बाकी तमाम ममालिक के साथ, जहां उनके पास एक फोरम था जिसके तहत उनको किसी न किसी किस्म की लेजिटिमेसी हासिल थी। पाकिस्तान का इन दोनों फोरम्स को इस्तेमाल करने का जो वाज़े मैसेज है तालिबान हुकूमत के लिए वो यही कि अगर इस्लामाबाद प्रोसेस जिसकी शुरुआत हमने की थी सासी ने और कुछ जो मेहमान थे जो अफगानिस्तान से आए थे, उसके तहत यही है कि हम अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान की आवाम के साथ, अफगानिस्तान की लीडरशिप के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी सूरत किसी ऐसे फैक्शन से बात करने के लिए तैयार नहीं है जो दहशतगर्दी को इस खित्ते के अंदर आम करेगा या दहशतगर्दी को पाकिस्तान के खिलाफ एक हिकमत अमली के तौर के ऊपर इस्तेमाल करेगा। तो ये आपने बहुत कुछ अचीव किया। दूसरा ये कि जाहिर है 11 से ज़्यादा जो इलाके हैं या मुख्तलिफ एरियाज हैं उनको अफगान हुकूमत ने आपको उनकी रसाई दी है। इस वक्त उन्होंने वादे किया था आपके साथ जब पहली जंगबंदी हुई थी कि उसके बाद वो इन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करेंगे, और अब अगर वो हमें ये बताते हैं कि उनके दरमियान कुछ फ़र्क है और उसकी वजह से वो एक वाज़े तरीके से काम नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान का मैसेज बहुत वाज़े है, वो यही कि हम किसी सूरत अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं। यानी ये वही 1 पॉइंट एजेंडा है। ब्रिगेडियर साहब, इसका जिक्र आपने भी किया कि 1 पॉइंट एजेंडा था और हमें अब तक जो नज़र आ रहा है वो हमने उस पर अचीव भी किया। क्रॉस बॉर्डर जो फायरिंग का सिलसिला था वो रुक गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब भी जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं वो हो रही हैं और उसका भी तमाम जो रिकॉर्ड हमें मिलता है वो अफगानिस्तान से मिलता है, या वो अफगानिस्तान से या किसी तरह उसको भारत सपोर्ट कर रहा होता है। तो अगर अफगानिस्तान के साथ ये मामला तय नहीं पाते इन मीटिंग्स के अंदर, तो किस हद तक जो है ये मामला आगे जा सकता है? इससे ख्वाजा आसिफ साहब का जो है वो जो बयान भी सामने आया जिसके अंदर उन्होंने वाजे कर दिया, तो ये मामला फिर कहां जाकर रुकेगा और सेटल कैसे होगा अगर ये मुज़ाकरात के जरिए नहीं हो पाता? तो मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग जो चीज आपने नोट की होगी, जब से दोहा वाली बातचीत हुई उसके बाद कोई तश्कील पाकिस्तान से दाखिल नहीं हुए हैं। अब जो चंद हमले हुए, लकी मरवत में हुआ, बन्नू में हुआ है या नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ है, तो उसमें या इसमें टांक में हुआ था, तो उसमें यह था कि अंदर से जो कुछ लोग 2021 में दाखिल हुए थे वो लोग इसमें इन्वॉल्व लाइकली हैं। लेकिन यह है कि देखें, अगर ये बातचीत नहीं चलती है, अगर कोई इसके बाद से अगर बातचीत खत्म हो जाती है, तो पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी एक रिजॉल्व शो किया, अपनी कैपेबिलिटी शो की है। जब हमने स्ट्राइक्स किए हैं, जो उनका
रिलीजियस कैलिफेट है कंदहार में और पॉलिटिकल सेंटर है काबुल में, और हमें पता है कि लोकेशन किसकी कहाँ पे है, कैंप्स कहाँ पे हैं। सो हमने तो एक वाजे कर दिया। देखिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज से 2 साल पहले जब उन्होंने अपनी अफगान पॉलिसी दी थी, बड़े वाजे तौर पे दी थी कि भाई हमने एक हार्ड स्टेट के तौर पे एक्ट करना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, स्टेटस को कि हमने बात नहीं करनी है, मुआवजत हमने नहीं करनी है, अपॉलॉजीज नहीं करनी है, स्टैंड एक डिसीजन लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप देखें, आप इलीगल अफगान और अनडॉक्यूमेंटेड को भी आप वापस भिजवा रहे हैं, स्मगलिंग पे आपने क्रैक डाउन किया, डॉक्यूमेंट रजीम लेके आपने इसको इम्प्लीमेंट करवाया है। और इसके बाद देखिए हमारे पास लिवरेज बहुत ज्यादा, इवन वन लिवरेज जो है आपकी इकोनॉमिक लिवरेज जो आपके पास है वो आपके पास इतनी पावरफुल है, यू कैन शेप द इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। आपके पास ये क्या है, काबिलियत है। सो देखिए चाबहार से जो इंडिया ने कोशिश की थी कि एक अल्टरनेटिव रूट देने के लिए ताकि पाकिस्तान पर डिपेंडेंस खत्म हो, तो वो वहां पे भी उनकी शिकस्त इसलिए होगी, चाबहार पे सैंक्शंस लग गए हैं, ऊपर से उन्होंने एक रोड बनवाया था जरंज दिलाराम, और वही रोड हिरात में भी जाना था, इसके बाद उसने काबुल, मजार शरीफ और सेंट्रल एशिया जाना था, तो अब वो भी इफेक्टिव नहीं होगा। सो इंटायर डिपेंडेंस देखिए, अफगानिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अफगानिस्तान। सो इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ अफगानिस्तान कि वो एक्ट करे विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। दहशतगर्दी का थ्रेट इंटरनेशनल कम्युनिटी को है, अगर वो समझते हैं कि हमें कोई सही मानने में रिकग्निशन करे तो मेरा ख्याल में फिर उनको ये स्टेप्स लेने होंगे। और सेकंड प्रेशर टैक्टिक्स आएंगे, देखें ना, दे आर स्टिल गेटिंग अबाउट $60 million प्लस मेरा ख्याल में वीकली बेसिस पे आ रहे हैं। पहले प्रीवियसली इट वाज $93 million, और ये देने वाले सारे वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका। तो अब पॉसिबिलिटी है कि आप देखें ना, ये पैसा भी खुद खुद हो जाता है। और सिगार की लास्ट टाइम रिपोर्ट में भी उन्होंने भी शक का इजहार किया था, और ये पैसा आ रहा है एनजीओस को, और एनजीओस फिर अफगान तालिबान ने रजीम ने फेक एनजीओस क्रिएट किए, वो पैसा फंड अपने आप वहां से उठा रहे हैं। सो मेरे ख्याल में प्रेशर टैक्टिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है कि वो ये स्टेप्स इंश्योर करे। लेकिन एक इम्पोर्टेंट है लोग, ये जिस तरीके से ज़ल्म खलीलजाद अफगानिस्तान आजकल बहुत आ रहा है, तो उससे ये बज़ाहिर आपको ये इंडिकेशन आ रही है कि वो तालिबान से क्योंकि इससे कंदहार में इनके साथ बड़े रेपो इसके एस्टेब्लिश है, वो हिमसल अफगानी, तो उन्होंने यकीनन ये कहा होगा कि जो आपने कमिटमेंट्स की हैं इंडिया के साथ, और मुत्तकी साहब को कहा होगा आप उस पर कायम रहें। और सेकंड ये भी कहा होगा कि आप फितरह और खारिज को कंटिन्यू यूजिंग देम एज ए लेवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान, और वरना उसमें कोई और, मुझे नहीं लगता कोई और उसने बातचीत की। डॉक्टर साहब, अब क्योंकि 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं अब सारी सूरत हाल के अंदर, एक पॉइंट ऑफ व्यू और ये 2 पॉइंट ऑफ व्यू टीटीए और टीटीपी के ताल्लुकात के हवाले से हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि टीटीए टीटीपी की कार्रवाइयों से वाकिफ़ था, और जब से ये हमने कतर के अंदर उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं तो क्रॉस बॉर्डर कार्रवाइयाँ जो नज़र नहीं आ रही, तो उनसे एक ताल्लुक उनका इस्टेब्लिश होता है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उन मुज़ाकरात के बाद टीटीए ने भरपूर कार्रवाई करते हुए टीटीपी को मजबूर किया कि इन कार्रवाइयों को रोका जाए। तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान ने इस ज़मन में, जिसका अभी बड़ा तफसीलन ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया कि किस तरह ये इफेक्ट होता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अगर ख़राब होते हैं उनकी तिजारत पर या दीगर मामलात पर, तो अब तक अफगानिस्तान की जो अबूरी तालिबान हुकूमत है उन्होंने अब तक क्या किया? देखिए 2 चीजें हुई हैं। एक पहली बात तो ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद के ऊपर ना सिर्फ दहशतगर्द मौजूद थे, बल्कि उसके साथ स्मगलर्स, क्रिमिनल्स, तमाम लोगों का एक इंटरफेस था। और जब हम अफगान हुकूमत से बात करते थे, अबूरी हुकूमत से बात करते थे, तो हमें कहते थे कि जी हमने तो कह दिया है, लेकिन ये शायद निजी सतह पर कोई मामला हुआ, हम देखते हैं, हम करते हैं, हम कुछ करते हैं। लेकिन उसके बाद जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप पे पोस्ट के ऊपर फायरिंग होती थी, दहशतगर्द आपको आके अटैक करते थे, कभी ड्रोन से, कभी नाइट विजन इक्विपमेंट से, और फिर जो बहुत सारा अमेरिकन असलाह जो पीछे रह गया है उसको इस्तेमाल करते हुए आपको निशाना बनाया जाता था। आपने जब इसके रद्द अमल में जो स्ट्राइक्स की हैं, उससे जाहिर है जो इमीडिएट उनकी जो बेसिस थी, जो 26 से जाहिर थी, उन सबको आपने निशाना बनाया। तो आपने एक वाहिद मतलब बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि आप जानते हैं कि कौन कौन सी जगह थी जहाँ से आपके ऊपर हमले किए जाते। दूसरा जो मैसेज था वो जाहिर है आपने अफगान नेशनल जो NDS है उनकी जो इस वक्त सरबराही करें वासिक साहब, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में वजारत दिफा, उनको भी ये
मैसेज दिया कि आपके लिए ये जो हिकमत अमली है ये एक पायदार या एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है। हमने क्या हासिल किया अभी तक, उस वक्त से अब तक जाहिर है आपकी एक जो बेस थी सरहद के ऊपर उसको आपने जो है डिसमेंटल किया है। दूसरा काम आपने ये किया है कि आपने जो अफगानिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस थे वो अफगान हुकूमत के साथ मिलकर आपने जाके देखी भी हैं, आपने उनको वेरीफाई भी किया है कि वहाँ सचमुच ये काम बंद हुआ या नहीं। लेकिन इसके बाद जो फैसला है वो यही है कि अफगान हुकूमत किस किस्म की हुकूमत चाहती है मुस्तकबिल में। क्या वो एक ऐसी हुकूमत चाहती है जो दहशतगर्दी की बुनियाद रखे, या एक ऐसी हुकूमत चाहती है जो तजारत के ऊपर आवाम के दरमियान बेहतरी को मतलब आवाम के दरमियान चीज़ों को बेहतर करे। और सबसे भी बढ़कर सबसे अहम बात यह है कि हम चाहते हैं कि जो अफगान महाजरीन हैं वो बाइज़्ज़त तरीके से वापस अफगानिस्तान जाएँ। और अगर ये नहीं होता तो ज़ाहिर है हम ये भी देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के अंदर किस जगह के ऊपर हम एक बेस बना सकते हैं जिसके तहत ये तमाम मामलात को जो है बेहतर तरीके से हैंडल किया जाए। लेकिन एक बात तय है, हम किसी सूरत अपनी सरहद के ऊपर अफगान दहशतगर्दी को बर्दाश्त ये तो वाजे कर दिया पाकिस्तान ने। लेकिन बगड़ी साहब, आपने जैसे वो भारत के इन्फ्लुएंस की बात की, तो अब अफगानिस्तान की पूरे सेटअप से ये आता है कि वो कुर्रट पर एक डैम बनाना चाहते हैं। फिर ये भी बताया जाता है कि 6 डैम्स पर इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, और 14 दिन से ट्रांजिट ट्रेड, बायलैटरल ट्रेड, ये सब कुछ बंद है। इसका इम्पैक्ट अफगान अवाम पर क्या होगा और वो प्रेशर उस अबूरी सेटअप पर किस तरह जाएगा? और फिर इन तमाम सूरत हाल के अंदर जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो जो इस तरह के इक़दाम हैं ये रिलेशंस को किस हद तक डिस्टर्ब करते हैं? ये देखें ना कि आप समझने वाली बात, अफगानिस्तान में इंडिया का क्यों इतना इंटरेस्ट है, क्यों इतनी भाईबंदी है? ये कहा यहाँ पे तो कोई हिंदू नहीं रहते हैं, ये अल्ट्रा मुस्लिम जो यहाँ पर हैं, जो एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी को मानने वाले हैं, वो यहाँ पे हैं। लेकिन उसका मकसद यहाँ पे आना है, पाकिस्तान को नीचे दिखाना है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, और अफगानिस्तान की सरजमीन 1950 से वो उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात हुई है, देखें कि लोगों में बड़ी मिसकंसेप्शन है एज फार एज दिस कुनर रिवर इज कंसर्न। अभी देखें कि ये कुनर रिवर इज बेसिकली चतराल रिवर। ये चतराल रिवर जो है, ये जो चतराल के ग्लेशियर है, चियांतर से ये निकलता है, अपर चतराल से निकलता है, लोअर चतराल में आता है, मैक्सिमम चतराल के अंदर बहता है, फिर अरंदू के मकाम पे ये इंटर्स इनटू अफगानिस्तान कुनर में जाता है। सो इट इज बेसिकली पाकिस्तान का रिवर है। सो पाकिस्तान इसको वहां खुद रोक सकता है, ये खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो एक शोशा छोड़ा है हेमतुल्लाह अखुंज़ादा को रेफर करके कोई एक्स पे किसी ने पोस्ट किया था, किसी के ऑफिशियल ने। सो इट इज इम्पॉसिबल, एक वन। दूसरा, ऑलरेडी आप देखें इस रिवर के ऊपर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, चतराल के अंदर चल रहा है। चतराल के लोगों के लिए ड्रिंकिंग वाटर भी यहाँ से है, और इसके बाद इरिगेशन के लिए भी यूज करते हैं। फिर कुनर के अंदर जब जाते हैं, वहां पे जो इतनी फर्टाइल लैंड है बिकॉज ऑफ दिस रिवर। सो इसको वो रोक नहीं सकते हैं। देखिए, हम रोक सकते हैं, वो रोक नहीं सकते हैं। बट इंडिया की ख्वाहिश जरूर है। अब मुत्तकी जब ही वॉज इन इंडिया, तो वहां पे ये डिसाइड उन्होंने ऑफर किया था कि हम आपकी जो वाटर मैनेजमेंट है हमको फैसिलिटेट करेंगे। सो अफगानिस्तान की मोहब्बत में नहीं था, वो बुग़्ज़ पाकिस्तान की सूरत में था। और लेकिन इससे पहले जो अशरफ गनी के दौर में उन्होंने सलमा डैम बनाया, और ताकि वहां से, और फिर अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई। वो पैसा इन्वेस्ट तो कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए अफगान सरजमीन को यूज करना चाह रहा है। बदकिस्मती ये है, देखें कि ये अफगान तालिबान रजीम है जिसको हमने, जिनके लिए अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियां दी, इनकी जंगें हमने लड़ी। और फिर देखे, had it not been the पाकिस्तान और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आपके ख्याल में सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सकता था? हमारे आईएसआई के उस वक्त ब्रिगेडियर से अभी सीनियर रिटायर है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए हैं, वो इनसाइड अफगानिस्तान में ऑपरेशंस को लीड करते थे, कंट्रोल करते थे। सो इट वाज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान में देखें 1979 से 55 लाख अफगान रेफ्यूजीज को एंटरटेन, यानी ये एहसान फरामोशी है। और ये वो जो बयान उनकी जानिब से आता है कि नॉट ए सिंगल ओकेजन। जी हाँ बघेल साहब, अब मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब, क्योंकि हमने कुछ कार्रवाइयाँ की जिसके अंदर गुज़िश्ता दिनों पता लगा कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ की, फिर टीडीपी के ठिकानों पर की, तो आपके सोर्सेज क्या कहते हैं कि क्या वो शूरा समेत जो है वो टारगेट को मुकम्मल तौर पर अचीव किया गया, या वहाँ पर क्या सिचुएशन है इस हवाले से?
देखिए, अभी तक हमारे पास जो ऑफिशियल तौर के ऊपर खबरें हैं उसके मुताबिक तकरीबन 9 मेजर जो टेररिस्ट लीडर्स थे उनको जो है आपने निशाना भी बनाया और उनको आपने मतलब ख़त्म भी किया। उसके अलावा जो बाकी आपके 26 ठिकाने थे उसके अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ लीडरशिप्स जो है बैठ के काम करती है, आपने उनको भी एलिमिनेट भी किया और उनको निकाला भी है। मतलब एक तरह से आपने उनको ख़त्म किया है अटैक्स के थ्रू। इसके अलावा जो है इंटरनली भी हमारे पास अच्छी खासी कामयाबी हासिल हुई, लेकिन जाहिर है ये दहशतगर्दी का मामला है, इसलिए हमें वेरिफिकेशन चाहिए और वेरिफिकेशन हमने इस पर अफ़गान हुकूमत से कहा था कि वो हमें रसाई देंगे और हमें दिखाएंगे कि उन्होंने कौन कौन से ऑपरेशन किए जो उनके खिलाफ किए हैं और कितने बर वक्त किए और उनसे क्या एक्शनेबल एडवांटेज ऑन ग्राउंड आया है। कुछ जगहों के ऊपर अफ़गान हुकूमत ने हमें रसाई दी है, कुछ जगहों के ऊपर अभी बातचीत चल रही है। अब दोबारा से वो अपना जो है एक तरह से नेगोशिएटिंग स्टैंस तब्दील कर रहे हैं और अगर वो नेगोशिएटिंग स्टैंस तब्दील करते हैं और उनका ख्याल है कि शायद अगर दोबारा कुमक आएगी हिंदुस्तान की तरफ से तो दोबारा से वो मुनज़्ज़म हो सकेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ना तो हम अब स्ट्रेटेजिकली उनको जगह देंगे और ना ही हम पॉलिटिकली या सियासी तौर पर जगह देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले जो है एक शिप भी जो है बिलियंस $976 मिलियन की वर्थ ऑफ मतलब जो मंशियात है उनका आपने इंट्रोडक्शन भी किया है। इसका भी एक हिस्सा जो इसका ताना बाने हैं वो अफगानिस्तान से मिलते हैं और कुछ अफगानिस्तान की वहाँ लीडरशिप से। तो एक लिहाज से आपने एक वाज़ेह मैसेज दिया है कि अगर हम दहशतगर्द या क्रिमिनल ग्रुप्स या इस किस्म के जो इलीगल फ्लो ऑफ मनी है जिसकी वजह तहत आप पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करेंगे तो ये पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के साथ, सेटकॉम के साथ भी जो ये ऑपरेशन हुआ है आपका, ये बहुत कामयाब किया है, ख़ासतौर के ऊपर बहरा अरब के अंदर जहाँ आपने ये जो मंशियात में सऊदी अरेबिया जा रही थी उनको आपने रोका है। तो एक लिहाज से ये एक छोटी कामयाबी नहीं, बड़ी कामयाबी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि हम ना तो इस रीजन को क्रिमिनल और दहशतगर्दी के इंटरफेस में तब्दील होने देंगे और ना ही हम इसके लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा मौजूद थी और ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे और पाकिस्तान ने जो पॉइंट अपना 1 पॉइंट एजेंडा सामने लाया उसी पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी इस मुआहदे के हवाले से जो है वो तमाम डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन जो मामला सामने आ रहे हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बॉर्डर मॉनिटरिंग के हवाले से और पाकिस्तान के अमन को जो भी चीज़ ख़राब कर रही है उसको कंट्रोल करने के हवाले से बात हो रही है। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वो क्या ऐसा पॉइंट था, ब्रेकिंग पॉइंट था जिससे पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां जो हैं वो यकतरफा तौर पर तब्दील हो गई और पूरी दुनिया इसको अब मान रही है। उस टर्निंग पॉइंट को आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान से जंगी महाज पर बदतरीन शिकस्त के बाद भारत अब आलमी सिफारती मैदान में भी पसपा नजर आ रहा है। दूसरी जानिब ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की शानदार कामयाबी के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर खित्ते का फातेह करार दिया जा रहा है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने अपने ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान की गैर मामूली सिफारती कामयाबियों और मुतवाज़न खारजा पॉलिसी को सराहते हुए इस्लामाबाद को खित्ते का फातेह करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 6 माह में अपनी मौसर हिकमत अमली के जरिए इलाकाई तवाज़ुन को यकसर बदल दिया है और अब उसे आलमी सतह पर एक फैसला कुन कुव्वत के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से ताल्लुकात की बहाली, चीन, तुर्की, मलेशिया और ईरान के साथ बाहमी ताउन के फरोग और सऊदी अरब के साथ स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहदे के जरिए अपनी सिफारती पोजीशन को नुमाया तौर पर मुस्तहकम किया है। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक इकदाम न सिर्फ पाकिस्तान की मुतवाज़न और मौसर खारजा पॉलिसी की अक्कासी करते हैं बल्कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नई राहें भी खोल रहे हैं। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान नए ताल्लुकात की बुनियाद उस वक्त रखी गई जब पाकिस्तान ने दाइश खरासान के लिए एक इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। वही शख्स जो काबुल एयरपोर्ट हमले का मास्टरमाइंड था। इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की काविशों को आलमी सतह पर बेहद सराहा गया। अमरीकी सेंटकॉम के सरबरा जनरल माइकल कोरेला ने पाकिस्तान के किरदार को गैर मामूली और मौसर करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम की कलीद बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान वाज़े फासले पैदा कर दिए हैं। भारत में इस बात पर शदीद तशवीश पाई जाती है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के लिए मुस्बत पॉलिसियों ने दिल्ली की गुज़िश्ता 25 साल सिफारती मेहनत को नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रंप और मोदी के दरमियान एक तल्ख फोन कॉल के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ, जिसका फायदा पाकिस्तान ने अपनी सिफारती पोजीशन मजबूत करने के लिए बखूबी उठाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान 2 घंटे तवील मुलाकात ने दोनों ममालिक के दरमियान नए ताउन की बुनियाद रखी, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुतहर्रिक सिफारतकारी ने
पाकिस्तान के आलमी असर रसूख में नुमाया इजाफा किया। गजा अमन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की फाल शिरकत और ट्रंप हुकूमत से हासिल होने वाला तिजारती पैकेज भी फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट में पाकिस्तान की तारीखी कामयाबियों में शुमार किया गया। रिपोर्ट के इख्तिताम पर कहा गया है कि पाकिस्तान ने गैर नेटो इत्तेहादी होने के बावजूद अमेरिका, चीन और सऊदी अरब जैसे ताकतवर ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात कायम रखकर एक नया सिफारती मयार कायम किया है। यह मौसर खारजा पॉलिसी न सिर्फ पाकिस्तान को खित्ते का फाते बना रही है बल्कि आलमी सियासत में भी इसे एक अहम और फैसला कुन किरदार के तौर पर उभार रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक सफीर अली सरवर नकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली सरवर साहब, वो क्या टर्निंग पॉइंट था जिस पे हमने इतनी सिफारती कामयाबियां हासिल की और इससे कबल ये तमाम कामयाबियां भारत के साथ जोड़ी जाती थी जो कि अब पाकिस्तान ने वो अचीव कर ली हैं और ना सिर्फ अचीव की बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना एक इमेज जो है पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड किया है। तो वो टर्निंग पॉइंट क्या था जहां पर ये पाकिस्तान ने इस चीज को जांच लिया और उस पर फिर अमल दरामद किया? टर्निंग पॉइंट मेरा ख्याल है कि ट्रंप के दूसरे दौर में, उनकी सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन में ये सोच आई कि पाकिस्तान के मुतालिक जो उनका एक तस्वुर था वो गलत है और वो उस बात से वाज़े हुआ कि पाकिस्तान ने एक बहुत अहम दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया और उसका प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन मैसेज, जो कि साल का सबसे अहम पैगाम, सबसे अहम तकरीर होती है अमेरिकी सदर की, उसमें उसका उन्होंने जिक्र किया। तो इससे ये साबित हुआ कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को कंट्रोल कर रहा है, वह उसको, उसके दहशतगर्दों को वो सही जगह पहुंचा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक को वो दहशतगर्द उनके हवाले कर रहा है और ये जो खित्ते में जो एक उसका रोल है वो जिम्मेदाराना और बहुत ही संजीदा रोल है उसने अदा करना शुरू किया है। ये पहले भी ये पोजीशन थी लेकिन इसकी अप्रिसिएशन नहीं थी और हमारे सफारतकारों ने इस बात का प्रचार इस तरह किया कि अमेरिकी इंतज़ामिया को फिर ये समझ में आने लगा कि ये हमारी पोजीशन है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर अली सरवर साहब आपसे जानना चाहूंगा, कथा कलामी की माजरत, कि हमने भारत के साथ जो ताल्लुकात देखे वो स्ट्रेटेजिक नौयत के अमेरिका के साथ रहे लेकिन वो देर पा नहीं रहे, वो प्यार की तमाम पींगे। पाकिस्तान के माजी के अंदर जो है वो मिलिट्री सतह के तो ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ, लेकिन इस वक्त जो ताल्लुकात सिफारती सतह पर, सियासी सतह पर भी बिल्ड हो रहे हैं, उनको स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि हम अपना यही रवैया रखें कि अमेरिका के साथ हम सच और ऑनेस्टी के बिना पे डीलिंग्स करें, राब्ते रखें और वो अपने मौक़िफ़ को बताते जाएं और जो भी आगे सूरत हाल डेवलप होती है उसमें हम एक संजीदा और जिम्मेदार मुल्क के तौर पे एक्शन लें। देखिए, बात यह है कि सफारती सतह पे दुनिया भर में जब एक मुल्क जिम्मेदारी से काम कर रहा होता है तो वो बाकी ममालिक उसको देखते हैं। अब मैं ये इससे आगे जो बात हुई है वो भी बहुत अहम है। वो ये है कि जब भारत पाकिस्तान का तनाज़ा हुआ और लड़ाई हुई मई के महीने में, तो उस वक्त पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, जो अस्करी जवाब था उसका, वो ऐसा सख्त था कि भारत के सारे अज़ाइम बिल्कुल फेल हो गए
और आगे वो नहीं बढ़ सका। उसके बाद भारत ने अमेरिका को अप्रोच किया कि जंगबंदी होनी चाहिए, तो अमेरिका इसका बार बार भारत को याद दिलाता है। ठीक है, यानी आप समझते हैं कि वो मई का महीना ही एक टर्निंग पॉइंट था और उसको फिर पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म के अंदर या अब तक जो है वो सही तरीके से डील करता रहा एग्रेसिव तौर पर, जिसका ये नतीजा रहा कि पूरी दुनिया इस चीज़ की मौतरफ है। बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय के हवाले से आगाह करते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।